हाँ, आज का आपका टॉपिक है इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन। कल हमने बात की थी कार्डियक पॉइजन के बारे में। जिन लोगों ने भी अभी कल की क्लास नहीं ली थी, वीडियो ग्रुप में आ चुके हैं, आप लोग एक बार देख ले, उसके बाद ही आपको आगे का अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि जो भी अपना पैटर्न रहेगा इन पॉइजन को पढ़ने का, मैं वो कल की क्लास में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन। अब कल हमने कार्डियक पॉइजन पढ़े थे। कार्डियक पॉइजन के अंदर हमने 5 पॉइजन पढ़े थे। तो 5 के अलावा जितने भी स्थावर विष बचे हैं अब आपके, वो सारे किसके आ जाएंगे? इरिटेंट के आ जाएंगे। मोस्टली किसके हैं? वो इरिटेंट के हैं। अब हम वन बाई वन देख लेते हैं इरिटेंट के अंदर कौन कौन से पॉइजन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे जमालघोटा या जयपाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एरंड, फिर पढ़ेंगे स्नूही, अर्क, गुंजा और भल्ला तक। ठीक है, अब यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जयपाल या जमालघोटा से 5 नंबर के अंदर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। गुंजा से भी क्वेश्चन उठते हैं और भल्ला तक से क्वेश्चन उठते हैं। बाकी अर्क, स्नूही इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और एरंड से 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो पॉइजन है वो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और 10 नंबर में कौन से पूछे जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जमालघोटा। जमालघोटा का लैटिन नेम क्रोटोनटिग्लियम, और फैमिली कौन सी है इसकी? यूफोरबिएसी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परगिंग क्रोटोन। परगिंग क्रोटोन, परगिंग क्यों? क्योंकि ये विरेचक होगा, इसलिए क्या बोलेंगे? परगिंग क्रोटोन बोलते हैं। और संस्कृत में इसका और क्या नाम है? जयपाल या दंती। हम जिस दंती की बात करें, दंती भी क्रोटोनटिग्लियम ही हो गई। तो ये तो इसका रहा कॉमन नेम, फैमिली, ये नॉर्मल सी बात है, ये आप सबको पता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका टॉक्सिक पार्ट क्या रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जयपाल के सीड से पॉइजनिंग होती है। इसका टॉक्सिक पार्ट सीड ही होता है, बाकी रूट वगैरह इसकी टॉक्सिक नहीं होती हैं। तो इसके सीड से क्या होती है? पॉइजनिंग होती है। रसगुणवीर्य विपाक आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है इसका एक्टिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल में मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर आपको लैटिन नेम याद हैं अच्छे से, तो आप उसको लैटिन नेम इजीली गैस कर सकते हो। अगर आपको नहीं, सॉरी, जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है वो इजीली गैस कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आप भूल गए हो, तो उसके नाम के अंदर ही आप कुछ चेंजेस करके उसका एक्टिव प्रिंसिपल बना सकते हो। जैसे क्रोटोनटिग्लियम का एक्टिव प्रिंसिपल क्या रहेगा? क्रोटिन, क्रोटोनोल और क्रोटोनिक एसिड। इसी तरीके से हमने कल भी देखा था, तो सेम वही यहाँ पर रहेगा, क्रोटोन, क्रोटिन, क्रोटोनोल और क्रोटोनिक एसिड। ये रहेगा इसका एक्टिव प्रिंसिपल। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आज की क्लास का ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन का, तो इसको और ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। क्या है ये? फेटल डोज। फेटल डोज जयपाल के जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया है कि जयपाल के सीड से पॉइजनिंग होती है। ठीक है, तो कितने सीड लेने पड़ेंगे तब इसकी पॉइजनिंग होगी? तो सीड जो है अगर 4 से ज़्यादा लेंगे तभी क्या होगी? पॉइजनिंग होगी। तो सीड का फेटल डोज आपको याद रखना है 4 से ज़्यादा। और अगर क्रोटोनिल ऑयल का यूज करते हो, उसके एक्टिव प्रिंसिपल से आपने ऑयल को अलग कर लिया, एल्केलॉइड को बाहर निकाल लिया, अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो उसकी कितनी ड्रॉप होनी चाहिए? 20 ड्रॉप्स। तो ऑयल की 20 ड्रॉप्स। बाकी आपको सीड ही अच्छे से याद रखना है, कितने सीड होने चाहिए? 4 सीड से ज़्यादा होने चाहिए। फेटल पीरियड इसका क्या रहेगा? फेटल पीरियड रहेगा इसका कि 4-5 घंटे से लेकर 3 दिन तक, चाहे 4 घंटे से लेकर 3 दिन बोल लो या 5 घंटे से लेकर 3 दिन बोल लो, तो ये इसका क्या रहेगा? फेटल पीरियड रहेगा। यानी कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर उस पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया तो वो पेशेंट की डेथ को रोका जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसी में आगे, वो एक साथ नहीं बन पाया चार्ट, तो इसी में आगे देखिए, ये हम क्रोटोन का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रोटोन का जो एंटीडोट है वो क्या रहेगा? धान्याक सितायुक्त। धान्याक हिम लेना है। धान्याक हिम आप लोगों ने पढ़ा होगा भेषज कल्पना के अंदर। धान्याक हिम को, इनके अंदर क्या मिलाना है? सिता। सिता बोले तो चीनी, शक्कर, कुछ भी, है ना, तो उसको मिला करके अगर दे रहे हैं तो वो कैसा काम करेगा? एंटीडोट की तरह काम करेगा।
और क्या देना है हमें इसमें ORS और IV फ्लूइड देना है, वो कहता है मॉडर्न। अब ORS और IV फ्लूइड का मॉडर्न ने क्यों बोला है, वो इसका नाम ही क्लियर कर देता है अपने आप में कि जयपाल का नाम क्या है, जमाल घोटा। जमाल घोटा बोले तो ये क्या होता है, तीक्ष्ण विरेचक होगा। दंती क्या होगी, तीक्ष्ण विरेचक होगी, जिससे क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और उस पहले हमको डिहाइड्रेशन को कंपनशिएट करना है, जिसके लिए हम उसे क्या देंगे, ORS या IV फ्लूइड देंगे। और आयुर्वेद में उसी को कंपनशिएट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, चीनी मिला के धान्याक हिम दे रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसका मोड ऑफ एक्शन। तो जितने भी मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब भी मैंने बता दिया था कि इरिटेंट पॉइजन का काम क्या होता है। तो इरिटेंट पॉइजन क्या करते हैं, इनको क्या है, माउथ से इनटेक करके ले रहे हैं हम। अब माउथ से इनटेक, नाम ही इरिटेंट है, नाम ही इरिटेंट है, तो नो डाउट इरिटेशन करेगा। किसके अंदर इरिटेशन करेगा, GIT की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इरिटेशन करके वहाँ पे इन्फ्लामेशन को शुरू करेगा। और क्या होगा, अगर स्किन के कांटेक्ट में आ गया, अगर टॉपिकल कांटेक्ट में आ गया, स्किन के कांटेक्ट में आ गया, तो वहाँ पर क्या करेगा, स्किन में भी इन्फ्लामेशन शुरू करके वहाँ पे रैशिकेशन स्टार्ट कर देगा। यानी कि वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होके क्या बनने लग जाएगा, धीरे धीरे वुंड होने लग जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सारे जो इरिटेंट पॉइजन है, अब सबका मोड ऑफ एक्शन हम अलग अलग बात नहीं करेंगे, देखना जितने भी हैं सबका सेम रहने वाला है, क्योंकि इनका एक ही काम होता है। जैसे ही अगर आप इसको माउथ से इनटेक कर रहे हो तो ये क्या करेगा, GIT की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करके इन्फ्लामेशन वहाँ पे शुरू कर देगा। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है पोस्टमार्टम अपीयरेंस। इन केस उस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला, पेशेंट की डेथ हो गई, डेथ हो गई तो क्या होगा, हमें उसकी बॉडी पर क्या देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल। दो तरीके का पोस्टमार्टम अपीयरेंस हम देखेंगे, किसी भी बॉडी का जब पोस्टमार्टम करते हैं तो दो तरीके का अपीयरेंस है वो इसका देखा जाता है। एक तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि बाहर से देखने पर बॉडी हमें कैसी दिख रही है, या बाहर से उसकी स्किन पर क्या साइन हमें दिखाई दे रहे हैं। और एक है इंटरनल अपीयरेंस, यानी कि जब उसको पोस्टमार्टम करेंगे हम जब उसका हम डाइसेक्शन करेंगे तब हमें एक एक ऑर्गन या फिर जो उसका ट्रंक रीजन है या इंटरनल जो ऑर्गन है उसके, उन पे हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम पोस्टमार्टम अपीयरेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस और इंटरनल अपीयरेंस। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या रहेगा, जैसे कि पहले से ही क्लियर है कि ये चाहे स्किन के कांटेक्ट में आए चाहे GIT के कांटेक्ट में आए, ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन शुरू करेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, एक्सटर्नली हमें क्या देखने को मिलेगा, इरप्शन विद इन्फ्लेम्ड वेसिकल्स। तो स्किन पर क्या देखने को मिलेगा कि स्किन पर इन्फ्लामेशन रहेगा और उसके साथ स्किन में इरप्शन हो जाएगा, स्किन फट जाएगी और उसमें छोटे छोटे वेसिकल्स देखने को हमें मिलेंगे। कहाँ से, एक्सटर्नल अपीयरेंस में। इंटरनल अपीयरेंस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन विद इरोजन। जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी विसराज हैं, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो, या फिर स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, लिवर हो गया, कोई भी विसरा, ट्रंक के अंदर प्रेजेंट जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, जितने भी विसराज हैं, उन सब के अंदर हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा। यानी वहाँ पर क्या है, जो है ब्लड वहीं पर क्या होने लगेगा, क्लॉट होने लगेगा। तो मेन आपको यहाँ पे सब में क्या है, कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा है एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है कि इन्फ्लामेशन ही कराना है सब जगह, चाहे वो GIT हो, चाहे स्किन हो, चाहे वो कोई अंदर के ऑर्गन या विसराज हो, सब जगह आपको इन्फ्लामेशन करवा देना है, क्योंकि इरिटेंट जो पॉइजन होते हैं वो क्या करवाते हैं, इन्फ्लामेशन ही करवाते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस में क्या देखने को मिलेगा, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग देखने को मिलती है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। एक्सीडेंटल का मतलब है कि जानबूझ के पॉइजन नहीं लिया है, गलती से इनटेक कर लिया। अब गलती से कोई, जो लोग जयपाल के बारे में जानते हैं वो तो गलती से जयपाल को ले नहीं सकते, क्योंकि सबको पता होता है कि जयपाल से, जमाल घोटा से क्या होता है। लेकिन कहीं पर रखा है, और छोटे जो टोडलर बच्चे होते हैं, स्पेशली 1 से लेकर 3 साल के बच्चे जो बहुत एक्टिव होते हैं, टोडलर, उनको नहीं पता होता है कि ये क्या चीज़ है। तो जनरली उन बच्चों के अंदर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग देखी जाती है। ओनली एक्सीडेंटल पॉइजनिंग बोल रही हूँ मैं,
तो पॉसिबल बाई चिल्ड्रन, बच्चे ने सीड इंटेक कर लिया, खेल खेल में कुछ भी समझ के इंटेक कर गया, 4-5 सीड खा गया, तो बच्चे के अंदर क्या हो गई, पॉइजनिंग हो गई। सुसाइडल पॉइजनिंग, अब मैंने पहले ही आपको बताया था, जब सुसाइड और होमिसाइड में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि कोई भी पर्सन तड़प तड़प के नहीं मरना चाहेगा, यानी कि अगर उसको पता है कि इस तरह की डेथ में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो ऐसी सुसाइड कभी नहीं करना चाहेगा। सुसाइड हमेशा कैसी होनी चाहिए, एकदम काम, पता भी ना चले कब मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी बहुत पेनफुल डेथ हो रही है। तो इसमें डेथ कैसी रहेगी, पेनफुल रहेगी, क्योंकि सीवियर क्या हो जाता है, इसके अंदर डायरिया हो जाता है। तो सुसाइड पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, कोई नहीं खाएगा जानबूझ के जयपाल को, ठीक है। होमिसाइड, होमिसाइड क्या है, हो सकती है खाने में मिला के, पहले हुआ करती थी, बहुत होमिसाइड होती थी जयपाल की, आप लोगों ने कभी सुने हो, कभी गांव के किस्से। तो क्या होता था, जब बहुत सारे लोगों का एक ही जगह बहुत सारा खाना पीना होता था, तो किसी भी खाने में कुछ भी हो सकता था, वो खीर हो गई या कुछ भी हो गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, जमाल घोटा मिला देते थे, तो पूरी कम्युनिटी को एक साथ ही क्या है, इसके सारे साइन सिम्टम देखने को मिलते थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें हमारा एक पॉइंट बचा है, वो है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर सबके सेम है, तो वो मैं सबको पढ़ाने के बाद एक साथ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। फिर हम सेकंड पॉइजन की बात करते हैं, वो है अपना एरन। एरन को क्या बोलते हैं, रिसिनस क्यूमिनस, या अकेला बोले तो रीसिन इसका नाम होता है। फैमिली कौन सी है, यूफोरबिएसी है, मोस्टली सबकी फैमिली जो है यूफोरबिएसी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इंग्लिश नेम क्या है, कैस्टर ऑयल प्लांट, और संस्कृत नेम क्या है, गंधर्व हस्त या पंचांगुल। आप लोगों ने एरंड का पत्र देखा हो तो पंचांगुल 5 उंगलियों के जैसे वो दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम पंचांगुल रखा गया है। इसका क्या क्या होता है, जो टॉक्सिक पार्ट होता है इसका क्या क्या होता है, या तो सीड होगा या ऑयल होगा। अब आप ये मत कहिएगा कि ऑयल को हम जो है ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सच बात है, हम एरंड ऑयल को ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं एज अ विरेचक, एज अ परगेटिव हम इसका ऑयल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसी ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये परगेटिव है, बहुत ज़्यादा विरेचन करा देगा, विरेचन करा देगा तो सीवियर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन अगर सीवियर हो गया तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो लेकिन जितने भी ये प्लांट हैं, जैसे हम क्रोटोन का भी जो है चिकित्सा में यूज़ करते हैं आयुर्वेद के अंदर, ठीक है, विरेचन के लिए इसका भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये फेटल कब बनते हैं, ये पॉइजन कब बनते हैं, जब इनको इनकी फेटल डोज से ज़्यादा अधिक मात्रा में ले लिया जाए, तब ये क्या बन जाएंगे, जो पॉइजन की तरह ये काम करने लग जाएंगे। तो आप ये डाउट बिल्कुल मत रखिएगा कि जैसे कि कल को आप डॉक्टर बनोगे तो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो उसके अंदर आप किसी को जमाल घोटा दो ही नहीं, जबकि पेशेंट को अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको जमाल घोटा देना भी पड़ सकता है। तो उसके अंदर आपको ये याद रखना है केवल कि हमें जो है कंट्रोल कहाँ रखना होता है, डोज पे रखना होता है। अगर हम डोज उतना ही दे रहे हैं जितना ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन अगर हमने डोज फेटल डोज से एक्ससीड कर दी, उससे भी ऊपर अगर हम दे रहे हैं तो वो एज अ पॉइजन वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। तो एरन का जो टॉक्सिक पार्ट है वो क्या रहता है, सीड या ऑयल। इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है नाम से ही क्लियर है, रीसिन रहेगा। अब रीसिन जो एल्कलॉइड है उसको कितना क्वांटिटी में जो है वो फेटल डोज है उसका, वो है 6 mg। ये डोज आपको सारे याद रखने हैं, कभी भी टाइम मिलेगा मैं सबके डोज पूछूंगी, अभी नहीं पूछूंगी, अभी तो आपको याद है, 7-8 दिन बाद पूछूंगी। तो रीसिन जो है 6 mg लेना है, और इसके सीड इम्पोर्टेंट, इसके सीड कितना लेना है, 10 सीड लेना है, जबकि यहाँ हमने 4 सीड से ज़्यादा, अब 4 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 10 तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका फेटल पीरियड, फेटल पीरियड क्या रहेगा, 2 दिन से लेके जो है सेवरल डेज, कितने भी दिन तक हो सकता है, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। इसका इफेक्ट क्या है कि ये क्या करेगा, ये भी क्या है, परगेटिव है। तो जैसे जैसे जो डिहाइड्रेशन बढ़ता रहेगा उस अकॉर्डिंग जो है पर्सन के अंदर सीवियर सिम्टम आते रहेंगे। तो 2 दिन से लेके कितने भी दिन, अब वो दिन कितने हो सकते हैं वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है, लेकिन 2 से लेके कुछ भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं। तो वो इसका रहेगा फेटल पीरियड।
फिर नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं इसका एंटीडोट। एंटीडोट क्या रहेगा इसका, शुंठी फांट, कोमा नहीं है बीच में, शुंठी फांट इसका क्या रहेगा, एंटीडोट रहेगा, यानी कि शुंठी चूर्ण लेके आप उसका फांट बना के इसको दे सकते हो। फिर उसके बाद है इसका मोड ऑफ एक्शन, सेम रहेगा जो हमने पहले पढ़ा। फिर है इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस एक्सटर्नली जो अपीयरेंस है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर कोई भी मेंशन नहीं किया है कि एरेंट की जो पॉइजनिंग है उससे एक्सटर्नल जो अपीयरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, नॉट स्पेसिफिक, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम, क्या क्या सिम्टम हमें उसके अंदर देखने को मिले। लेकिन इंटरनल सबके अंदर सेम ही रहेंगे, क्योंकि इंटरनली जैसे ही वो इंटेक करेगा तो उसके अंदर वही इन्फ्लामेशन होगा, कंजेशन होगा, वही सब हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है इसका मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस क्या है इसका, एक्सीडेंटल में हमेशा बच्चे ही आएंगे। मे बी ईटिंग द सीड बाई चिल्ड्रन। गांव में क्या होता है जनरली, जो इसके एरेंट के जो बीज होते हैं वो देखने में बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों ने भी कभी देखे होंगे, चितक बरे से बहुत अच्छे होते हैं। तो कई बार बच्चे खेलते खेलते कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें अगर कोई इंटेक कर गया तो क्या है, इसकी पॉइजनिंग बच्चों के अंदर हो सकती है। सुसाइडल पॉइजनिंग इससे रेयर है, होमिसाइडल इसकी पॉसिबल है, वही फूड में मिला के किसी को दे दिया तो होमिसाइडल पॉसिबल है, लेकिन सुसाइड इससे क्या होगा, रेयर होगा। सुसाइड इनसे तो देखने को मिलेगा ही नहीं। सुसाइड के लिए वही ऐसा ही चूज करेगा, क्योंकि देखो इसका हमने अब सुसाइड का एक कारण क्या और है इसमें, क्यों है रेयर, क्योंकि इसका जो हमने फेटल पीरियड देखा वो 2 दिन से 7 दिन या कुछ भी हो सकता है। इतनी देर में कौन सुसाइड करना चाहेगा। सुसाइड करने के लिए तो आदमी के पास 5-10 मिनट ही होते हैं कि 5-10 मिनट के अंदर उसका खेल ख़त्म हो जाए। तो इतने दिन तक सुसाइड करके कोई नहीं मरना चाहेगा, तो इसलिए इसको क्या है, सुसाइड के लिए यूज़ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद है थर्ड पॉइजन है स्नूही। स्नूही बोले तो यूफोर्बिन, क्या नाम है इसका, यूफोर्बिया नेरिफोलिया, ठीक है। फैमिली वही सेम यूफोर्बिएसी। संस्कृत नेम क्या क्या हो सकते हैं इसके, स्नूही, स्नोगुड़ा, ये भी क्या होती है, तीक्ष्ण विरेचक होती है, आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। भेषज कल्पना के अंदर भी आपने स्नूही के बारे में पढ़ा होगा, स्नूही क्षीर, ठीक है। हिंदी नेम क्या होता है इसका, से हुंड। अब ये तो कॉमन बात है, आप याद रख लीजिएगा। इसका जो टॉक्सिक पार्ट होता है वो क्या होता है, मिल्की जूस। जो इसके प्लांट से जो लेटेक्स या जूस निकलता है हम उसको टॉक्सिक की तरह यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी क्या होता है, तीक्ष्ण विरेचक होता है। फिर उसके बाद इसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या रहेगा, यूफोर्बिन रहेगा। अब ये इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट बात क्या है, अर्क और स्नूही दोनों की सारी चीज़ें हमें सेम देखने को मिलेगी, केवल इन चीज़ों को छोड़ के, इन दोनों चीज़ों को छोड़ के सब कुछ सेम होता है अर्क और स्नूही का, क्योंकि ये भी क्या है, दोनों ही परगेटिव हैं। तो स्नूही का फेटल डोज और फेटल पीरियड क्या है, अनसर्टेन है। ऐसे ही अर्क का फेटल डोज और फेटल पीरियड अनसर्टेन है। मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर कहीं भी इनका फेटल डोज की कोई क्वांटिटी या कुछ नहीं दिया गया है तो आपको अनसर्टेन ही लिखना है, कि अनिश्चित है, कितनी से उसकी डेथ होती है अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। आप लोगों में से कोई पता लगाइए तो हमें भी पता चल जाए। तो लेकिन अभी तक क्या है हमारे पास डाटा इसका, अभी तक इसका फेटल डोज और फेटल पीरियड अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कि कितने अमाउंट में इसको हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्क अनसर्टेन, फेटल डोज और फेटल पीरियड। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसका देखते हैं एंटीडोट। एंटीडोट इसका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट, इसका एंटीडोट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, अर्क स्नूही से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 2 नंबर के अंदर इसके एंटीडोट पूछे जा सकते हैं। तो स्नूही का एंटीडोट क्या रहेगा, स्वर्ण गैरिक, सभी जानते हैं स्वर्ण गैरिक, स्वर्ण गैरिक और चिंचा पत्र। चिंचा पत्र किसको बोलते हैं, इमली, इमली के जो पत्ते हैं देखे होंगे आप लोगों ने, इमली का पेड़ होता है, तो इमली के जो पत्ते होते हैं और स्वर्ण गैरिक है, इसको जल में पीसकर अगर आप दे रहे हो तो वो किसके एंटीडोट की तरह वर्क करेगा, वो एंटीडोट होता है स्नूही का। मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा, पोस्टमार्टम अपीयरेंस भी इसका सेम है, किसकी तरह, एरंड की तरह। फिर देखते हैं हम इसका मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस क्या है,
एक्सीडेंटल इसमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसके बीज से पॉइजनिंग नहीं होती, इसके लेटेक्स से पॉइजनिंग होती है, इसके जूस से पॉइजनिंग होती है। तो कोई भी बच्चा नहीं जाएगा उस पेड़ को जो है काटने के लिए और फिर उसका लेटेक्स ले, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जनरली रेयरली जो है बहुत घरों के आसपास इसके पेड़ देखने को मिलते भी नहीं हैं। फिर उसके बाद सुसाइड भी इससे रेयर होगा। और होमिसाइडल जो है वो क्या है, फॉर इंटेंशन होमिसाइड, हाँ इसको जो है किसी को मारने की इंटेंशन से इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो केवल इसकी होमिसाइड ही पॉसिबल है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग और सुसाइडल पॉइजनिंग स्नूही की पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अर्क। अर्क आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अर्क का नाम क्या होता है, कैलाट्रोपिस प्रोसीरा, फैमिली यूफोरबिएसी। अर्क के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, इसको आस्फोट भी कहते हैं, शीरपर्ण भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मदार। अब हम देखते हैं इसका टॉक्सिक पार्ट। टॉक्सिक पार्ट क्या रहेगा, एंटायर पार्ट और मिल्की जूस, पूरे जो भी पंचांग है वो भी इसका टॉक्सिक रहेगा, और इसका भी मिल्की जूस भी क्या रहेगा, टॉक्सिक रहेगा। तो इसका तो हम ये कह सकते हैं कि होल प्लांट, पूरा प्लांट ही अर्क का क्या होता है, पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। इसके अंदर एक्टिव प्रिंसिपल क्या रहेगा, कैलाट्रोक्सिन, कैलाट्रोपिन और जाइजेंटिन। ये इसका क्या रहेगा, जाइजेंटिन क्योंकि बहुत लंबा होता है इसलिए ये क्या रहेगा इसका एक्टिव प्रिंसिपल। ये मैं पहले ही बोल चुकी, दोनों ही क्या रहेंगे इसके, अनसर्टेन रहेंगे। इसका फेटल डोज और फेटल पीरियड क्या है, अनसर्टेन है। फिर हम इसका देखते हैं एंटीडोट। एंटीडोट क्या है, एंटीडोट में अब जैसे देखो मैंने अभी आपको बोला था कि अर्क और स्नूही का हमें सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। तो अर्क और स्नूही, जैसे स्नूही में हमने एंटीडोट यूज़ किया था स्वर्ण गैरिक चिंचा पत्र को जल में पीस के हम ले रहे हैं, तो वो सेम काम हमें यहाँ भी करना है। जो आपको ये दिख रहे हैं ना, यहाँ भी लगा रखे हैं मैंने, ये सेम काम हमें अर्क के अंदर भी करना है। यानी कि ये तो लेना ही लेना है, प्लस नीली स्वरस भी उसमें मिला के लेना है। बस आपको इसमें नीली स्वरस ऐड करना है, और अगर आप नीली स्वरस भी याद नहीं रख सकते तो ये दोनों सेम होते हैं अर्क और स्नूही के लिए। ये जो ऊपर वाला है वो अर्क और स्नूही दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर उसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन सेम ही रहेगा। फिर है इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगा कि अगर इसका जो जूस है वो स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे स्किन में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्किन के अंदर इरप्शन हो जाएगा। और इंटरनल हम देखते हैं तो इंटरनल जैसा हम ऊपर से सबका पढ़ते आ रहे हैं कि इन्फ्लामेशन होगा, कंजेशन होगा, वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है वो भी किसकी तरह, अर्क की तरह ही, स्नूही की तरह सेम है। एक्सीडेंटल नॉट फाउंड, सुसाइडल रेयर, और होमिसाइडल जो है इंटेंशनली यूज कर सकते हैं। तो ये अर्क और स्नूही की सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलती है। ठीक है, बस एक एंटीडोट में आपको नीली स्वरस ऐड करना है। फेटल डोज, फेटल पीरियड दोनों के सेम है, केवल क्या बदलेगा, इसका लैटिन नेम, फैमिली और एक्टिव प्रिंसिपल बदलेगा, बाकी सारा सेम है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है गुंजा। गुंजा से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुंजा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा ध्यान से। गुंजा में क्या होता है, गुंजा का नाम क्या है, एब्रस प्रीकेटोरियस। इसका लैटिन नेम है एब्रस प्रीकेटोरियस और फैमिली है इसकी यूफोरबिएसी। इसका जो संस्कृत नाम है वो है काकड़ंती शिखंडी, इसका संस्कृत नाम है, और इंडियन नेम है इसका इंडियन ल्यूकोराइस। कॉमन बात हो गई है। तो फिर उसके बाद बात करते हैं हम, इसका जो टॉक्सिक पार्ट होता है वो क्या होता है, सीड और गुंजा सूची। गुंजा सूची मैं आपको बाद में बताऊंगी गुंजा सूची क्या होती है। मतलब इसके अंदर अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा कि हम गुंजा लेते हैं और 2-3 टॉक्सिक चीज़ें और लेते हैं। गुंजा सूची जो है मेनली जो है डोमेस्टिक एनिमल के लिए बनाई जाती है। गुंजा सूची से हम डोमेस्टिक एनिमल को किल करते हैं, किसी को भी, कोई भी इंटेंशनली यूज़ करता है इसको। तो इसके अंदर क्या होता है, हम थोड़ा पार्ट गुंजा का लेते हैं, थोड़ा ओपियम लेते हैं, अनियन लेते हैं, कुछ ऐसे करके हम गुंजा सूची बनाते हैं। क्या इसका डोज वोज रहेगा मैं अलग बात करूँगी। ठीक है, तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि जो इसका टॉक्सिक पार्ट है वो क्या रहेगा, सीड। गुंजा के सीड आपने सभी ने देखे होंगे, श्वेत और वो जो रक्तवर्णी होते हैं वो सभी ने आपने देखे होंगे डीज के अंदर।
फिर इसकी बात करते हैं हम एक्टिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल क्या रहेगा? एब्रिन। किसी के भी एक्टिव प्रिंसिपल में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे ही क्लियर हैं। फिर उसके बाद है जो इसका फेटल डोज रहेगा, इम्पोर्टेंट, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट फेटल डोज है गुंजा का। एब्रिन कितना लेना है? 90 से 120 mg, 90 से लेके 120 mg जो फेटल डोज रहेगा वो रहेगा एब्रिन का। और अगर आप गुंजा सूची का यूज़ कर रहे हो तो 1 to 2 सीड, यानी कि गुंजा सूची होती क्या है, जैसे आपने कैप्सूल देखा है, कैप्सूल के अंदर कैप्सूल का जो कवर होता है उसके अंदर फिलिंग होती है, एग्जैक्ट ऐसे ही गुंजा सूची हम बनाते हैं। तो वो जो कैप्सूल होगा या सीड उसको बोल रहे हैं, वो हमें कितना यूज़ करना पड़ेगा? 1 से 2। जैसे कैप्सूल की कवरिंग होती है उसके अंदर जो पाउडर भरा होता है, सेम ऐसे ही जो गुंजा जो सूची है उसका कैप्सूल होगा तो उसके अंदर भी ओपियम, गुंजा और अनियन भरा हुआ होता है। तो वो हमें कितना यूज़ करना है? 1 से 2 सीड। इसका जो फेटल पीरियड है कितना रहेगा? 3 से 4 दिन। लगभग सबका इतना ही देखने को मिल रहा है, किसी का 3 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 3 से 4 दिन। तो गुंजा का भी जो फेटल पीरियड है वो 3 से 4 दिन हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसका एंटीडोट। एंटीडोट क्या रहता है इसका? चौलाई स्वरस को चीनी के साथ मिला के लेना है, ठीक है। चौलाई जो गाँव में बोलते हैं चौलाई चौलाई, उसका हमें स्वरस निकालना है, उसके अंदर चीनी मिला के लेना है, उसको हमें एज आ एंटीडोट यूज करना है। या फिर एंटी एब्रिन जितने भी आपके पास मॉडर्न में प्रेजेंट हो उनका यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या है? एक्सटर्नल हमें क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और ऊजिंग। स्किन पर स्किन का इन्फ्लामेशन रहेगा, स्किन में स्वेलिंग देखने को मिलेगी और ऊजिंग, यानी कि जो स्किन के पोर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ वाटर अमाउंट बाहर या कोई भी फ्लूइड जो है बाहर ऊज हो सकता है। कुछ भी तरह की ऊजिंग हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो प्लाज्मा हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ऊजिंग देखने को मिलेगी। इंटरनली वही सेम रहेगा जो ऊपर से हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद है इसका मेडिको लीगल केस। तो एक्सीडेंटल वही सेम रहेगा बाई चिल्ड्रन। देखो एक्सीडेंटल जिसका सीड होगा, जिसके भी सीड होंगे उनमें एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चों के द्वारा वो खाए जा सकते हैं। लेकिन जिनका भी लेटेक्स या जूस होते हैं उनकी हमें एक्सीडेंटल पॉइजनिंग देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी अपने घर में लाके उन्हें नहीं रखता है। लेकिन सीड हो सकता है किसी के घर में हो या फिर कहीं और से बच्चों ने भटकते भटकते खा लिए। सुसाइड भी इससे पॉसिबल नहीं है। सुसाइड का मेन कारण फेटल डोज ही रहता है, फेटल पीरियड भी रहता है कि इतने लंबे टाइम तक भी सुसाइड कोई नहीं चाहेगा। फिर उसके बाद है होमिसाइड। होमिसाइड भी इसकी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि गुंजा को ज़्यादातर लोग पहचान पाते हैं, तो होमिसाइड भी इसकी देखने को हमें नहीं मिलेगी। मैंने बोला था आपको कि गुंजा सूची है वो हम कैटल या डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें गुंजा की कैटल पॉइजनिंग देखने को मिलती है। हम जानवरों को मारने के लिए गुंजा का यूज़ करते हैं, ना कि इंसानों के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भल्लातक। भल्लातक का नाम क्या है? सेमिकार्पस एनाकार्डियम, ठीक है। फैमिली एनाकार्डियेसी, और इंग्लिश नेम क्या है? मार्किंग नट, अग्निका, रुष्कर, भिलावा, ये सब देख लीजिएगा आप। टॉक्सिक पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो टॉक्सिक पार्ट भल्लातक का क्या रहता है? फ्रूट और ऑयल, ठीक है। ये दोनों इसके क्या होते हैं? टॉक्सिक पार्ट होते हैं, इसका फल और ऑयल। फिर हम एक्टिव प्रिंसिपल इसका देखते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? सेमी कार्पेल, और इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना है भिलावा नोल। भिलावा, भल्लातक का एक और नाम देखते हैं हम हिंदी में क्या होता है? भिलावा। तो उसी भिलावे से निकाला इन्होंने भिलावे नोल। तो सेमी कार्पल और भिलावे नोल इसका क्या है? एक्टिव प्रिंसिपल। फिर है इसका फेटल डोज और फेटल पीरियड। फेटल डोज क्या है इसका? 5 से 15 ग्राम, 5 से 15 ग्राम यूज़ कर सकते हैं हम इसका। और ऑयल अगर ले रहे हैं तो ऑयल कितना होना चाहिए? 10 से 20 ड्रॉप ऑयल की होनी चाहिए। और अगर हम सीड का यूज़ कर रहे हैं, भल्लातक की सीड यूज़ कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए? 5 से 8 सीड होने चाहिए। तो यहाँ पे सीड की काउंटिंग आपको तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इसने बोला है कि 4 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। एरंड में हमने देखा था कि 10 सीड मिनिमम होने चाहिए,
यहाँ पे भल्ला तक में 5 से 8 सीड होने चाहिए, और अगर ऑयल यूज़ कर रहे हो तो वो 10 से 20 ड्रॉप होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसका हम देखते हैं फेटल पीरियड। फेटल पीरियड इसी का होता है सबसे मिनिमम, अगर हम इरिटेंट में बात करते हैं तो सबसे मिनिमम इसी का ही है, वो है 1 दिन, यानी कि 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक इसका जो है फेटल पीरियड रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसका एंटीडोट। एंटीडोट क्या है? मेघनाद रस। कल मेघनाद रस किसका एंटीडोट था? बताइए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कल इसी टाइम पे क्लास हुई थी, मैंने बताया था आप लोगों को, भूल गए इतनी जल्दी? सभी को आवाज़ तो आ रही है मेरी? अरे ये तो बता दो आवाज़ आ रही है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वत्सनाभ, उसके अंदर मेघनाद रस और टंकण भस्म का यूज किया था। याद रखिए, इतनी जल्दी मत भूलिए। 3 ही चीज़ तो मैं आपको याद करने की बता रही हूँ, फेटल डोज, फेटल पीरियड और एंटीडोट, यही तो याद रखने हैं। बाकी आपको डीजी वाला याद है ही, और जो सिम्टम वगैरह होते हैं वो सबके सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटीडोट है वो क्या है? मेघनाद रस, नवनीत, या तो मेघनाद रस के साथ आप नवनीत मिला के ले सकते हो। नवनीत क्या होता है? नवनीत क्या होता है जानते हो ना सभी लोग? हाँ, बिल्कुल फ्रेश बटर, ताज़ा निकाला हुआ दूध से जो मक्खन होता है उसको हम नवनीत कहते हैं, ठीक है। तो मेघनाद रस के साथ नवनीत ले सकते हो, या फिर नवनीत के साथ साथ और क्या क्या चीज़ ले सकते हो। एक तो ये अलग हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके साथ नवनीत प्लस तिल, दुग्ध, शर्करा और घृत, ये सारा कंबाइन करके ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो, या फिर ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो इसके 2 एंटीडोट हमें आयुर्वेद में देखने को मिलते हैं। मेघनाद रस के साथ नवनीत ले रहे हैं, या नवनीत, तिल, दुग्ध, शर्करा और घृत ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ बता के फिर ये बताती हूँ, इसका हम अपीयरेंस देखते हैं, पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या है, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा भल्ला तक का, जो इसका शुद्धिकरण करते हैं, भल्ला तक का शोधन करते हैं, तो क्या बोला जाता है कि हाथों में ग्लव्स पहन के इसका शुद्धिकरण करना है, और वो सब आपको पता होगा, ईंट के चूर्ण के साथ हम इसको रगड़ के उसका ऑयल निकाल के उसका शुद्धिकरण या शोधन उसका करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो स्किन के कांटेक्ट में आके ये स्किन पे क्या बनाता है? ब्लिस्टर बना देता है। इसीलिए हमें वो सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए कि ग्लव्स पहनना है और हाथों में ईंट का चूर्ण वगैरह वो सब रखना है, जिससे वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो पाए। तो अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो एक्सटर्नली हमें अपीयरेंस क्या देखने को मिलेगी? स्किन के कांटेक्ट से ब्लैकिश ब्लिस्टर कंटेनिंग एक्रिड सीरम, इसके जो ब्लिस्टर बनेंगे वहाँ पर स्किन के कांटेक्ट में आकर ब्लिस्टर बन जाएगा, और ब्लिस्टर कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा, और उसके अंदर हमें एक्रिड सीरम देखने को मिलेगा एक्सटर्नली। और इंटरनली क्या रहता है? सेम रहता है। इन केस अगर ये पर्सन के गलती से स्किन के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, तो हमें तुरंत ही क्या करना है उस पर्सन को, ये तो हम डेड बॉडी की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पर्सन को ऐसे ही कांटेक्ट में आ गया कुछ एग्जामिन करते हुए या कुछ ऐसे, तो उसको क्या करना है? ट्रिपल वॉश करना है। ट्रिपल वॉश में क्या आता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक बार पानी से धोए, फिर उस जगह उसको साबुन लगाना है, फिर वापस से उसको क्या पानी से धोना है, ये होता है ट्रिपल वॉश, ठीक है। या फिर जैसे जो ब्लिस्टर बना है, तो ब्लिस्टर क्या हो गया? एक तरीके का वुंड हो गया, तो हम उसको एज अ वुंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो व्रण की चिकित्सा में जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जात्यादि घृत या जात्यादि तेल का लेप किया जाता है, तो वो भी हम वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। फिर इसका देखते हैं हम मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस क्या रहेगा? एक्सीडेंटली वही चिल्ड्रन के द्वारा इसके सीड का यूज कर सकता है। सुसाइड नॉट पॉसिबल, होमिसाइडल भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमें क्रिमिनल केस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रिमिनल कैसे देखने को मिलता है? इसका मेनली जो फीमेल यूज करती हैं, फीमेल कैसे यूज करती हैं इसका? अबॉर्शन के लिए,
अगर उनको जो है अपना जो फीटस है वो अबॉर्ट करना है तो वो भिलावा या भिलावेनॉल का यूज़ करती हैं। उसमें क्या क्या लिया जाता है कि उसके भिलावा जो इसका जो भल्ला तक का जो ऑयल है उसको अबॉर्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, वेजाइना के अंदर उसको अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है फीटस अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बाकी हमें इसकी कोई भी पॉइजन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्रिमिनली इसका यूज़ करते हैं, वो भी फीमेल करती है। ऑयल यूज्ड अबॉर्शन अप्लाइंग विद जो है गोज, किसी भी गोज पीस पर लेके उसको वेजाइना में वो है अप्लाई कर लेगी तो क्या होगा, उसका फीटस अबॉर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ हमें जो है आज हमने इरिटेंट पॉइजन के कुछ जो है हमने प्लांट पढ़े हैं। अभी आप लोग वापस से ज्वाइन कीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ।